अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्ची बात एस के न्याजी के साथ। मैं हूं एनी खान। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करते हैं मुल्क की बदलती सूरत हाल की, जिस पर तबसरा, तजिया और रहनुमाई फरमाते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार, चीफ एडिटर रोजनामा पाकिस्तान और चेयरमैन रोज न्यूज़ एस के न्याज साहब। सबसे पहले शामिल करेंगे आज की सच्ची बात। वज़ीर आज़म इमरान खान की चौधरी बरादरान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। मुल्क की सियासत में चौधरी बरादरान हुकूमत और अपोजिशन की तवज्जो का मरकज बन गए। वज़ीर आज़म इमरान खान चौधरी बरादरान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंचे और मुलाकात के बाद वो वहां से रवाना हो गए। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत के अहम इत्तेहादी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से मुश्किल वक्त में साथ न छोड़ने की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म और चौधरी बरादरान के दरमियान मुलाकात 30 मिनट से ज़ायद जारी रही। दूसरा आज की सच्ची बात हमारी है अवामी मार्च से कप्तान घबरा गया। अवामी मार्च से खिताब करते हुए पीपी चेयरमैन ने कहा कि इमरान खान रोटी, कपड़ा और मकान छीन रहा है। ये तब्दीली के नाम पर तबाही है। मुल्क में महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी ये नया नहीं, महंगा पाकिस्तान है। मुल्क मुश्किल में है, अवाम परेशान, मेहनतकशों को अपनी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा। नौजवान डिग्रियां हाथ में लेकर धक्के खा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपी ने हुकूमत में आकर मजदूरों, तालिब इल्मों, खवातीन और अकलियतों के साथ काम किया। हमारे अवामी मार्च की वजह से कप्तान घबरा गया और पेट्रोल की कीमत 10 रुपए कम कर दी। क्या हमें इनके ड्रामे नजर नहीं आते? ये क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की अवाम बेवकूफ हैं? तीसरा एजेंडा हमारा है वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमें मईशत को मजबूत बनाना होगा, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी, जिसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क की सनतों में सरमायाकारी की दावत देता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कोई भी मुल्क सनती तरक्की के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। इक़्तिदार में आते ही इंडस्ट्री के लिए नई स्कीम देना चाहती थी। उन्होंने कहा स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिसी लाए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था मुल्क इंडस्ट्रीज की बुनियाद पर आगे बढ़ते हैं। कोई भी मुल्क सब्जियां बेचकर आगे नहीं बढ़ सकता। कोई भी मुल्क सनती तरक्की के बगैर खुशहाल नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब, इमरान खान साहब ने मुलाकात की है चौधरी बरादरान से, क्या तबसरा करेंगे? ओपोजिशन सारी मिलकर चली गई और इत्तेहादी थे इमरान खान, अब उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के। इमरान खान साहब उनकी दराफ्त के लिए गए हैं और उनकी खैरियत दराफ्त करने के लिए, और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि इमरान खान का अपोजिशन ने घेरा भी तंग किया हुआ है। और ये भी एक लम्हा बड़ा, मैं तो सुन के हैरान हुआ और परेशान बल्कि हुआ कि चौधरी बरादरान ने जिस तरह सख्त बयान दिया कि ये उस चालों का क्या फ़ायदा जिस चाल का कोई फ़ायदा ना हो, उस चालों चलने का क्या जिस चाल का कोई फ़ायदा ना हो। तो ये बड़ी बात है कि यानी वो क्लियर कट हो मुआशरे में। सियासी लोगों की बातों पे तो हम नहीं जाते, क्योंकि कई वक्त सुबह और करते हैं, शाम को इनकी और बात होती है। और लेकिन फिर भी इस तरह ओपनली जो उन्होंने बात की, तो मेरा ख्याल है लगता नहीं। हुकूमत को वो कहना चाह रहे थे या ओपोजिशन को उन्होंने मैसेज दिया? ये किसको? चालों के हवाले से जो आप अभी बात कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो कहा कि इमरान खान के साथ हम डट के खड़े हैं। और मेरा ख्याल है आप टीवी नहीं देखती, और वो जो है लम्हे फिक्री है। सर, जहांगीर तरीन से भी कल उन्होंने फ़ोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। नहीं, उन्होंने कहा है कि हम डट के खड़े हैं, उसके साथ रहेंगे इमरान खान के, और जो अपोजिशन चालें चल रही है उन चालों को कोई फ़ायदा नहीं है। सही, उन्होंने मैसेज। शहबाज शरीफ 14 साल बाद हमारी ड्राफ्ट करने हैं। तो सर आज शाया भी था शहबाज शरीफ का, लेकिन चौधरी बरादरान उसमें नहीं गए। तो वही बता रहा हूँ ना, तो वो अपोजिशन के बारे में उन्होंने कहा ना कि 14 साल बाद शहबाज शरीफ को हमारी याद आ गई, तो नेचुरली डट गए हैं वो इमरान खान तक, इस डेट तक, इस टाइम तक, इस वक्त तक। लेकिन सियासी लोगों की बयानबाजियों पे, बातों पे हम कभी नहीं जाते। वो किसी वक्त ही कोई और पलटा खा सकते हैं। सर वो तो आप प्रोग्राम में चंक्स भी दिखाते रहते हैं, क्लिप दिखाते हैं, तो फिर उसका काम इतना टाइम नहीं होता कि हम दिखा सके। वरना सियासी लोगों की बयानबाजी जो होती है वो बड़ी मुख्तलिफ होती है और बातें बड़ी मुख्तलिफ होती है। वो उसको यानी यू टर्न को एक सियासी बसीरत समझते हैं। अच्छा सर, जहांगीर तरीन भी लंदन में मौजूद है, इमरान खान साहब ने उनकी भी खैरियत दरियाफ्त की है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो शायद नवाज शरीफ से मिलने के लिए लंदन गए। जहांगीर तरीन की कह रहे हैं लोग के खिलाफ उसने दरियाफ्त की है, लेकिन ऐसा कोई वाज़ेह सबूत नहीं है कि उसने की है कि नहीं। सर इनके पास तो गए जी, और सामने नज़र आया, टीवी पे दिखाया गया, वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं दिखाई गई।
सही। अच्छा सर, 10 रुपए पेट्रोल और 5 रुपए बिजली का भी इमरान खान ने मैसेज दिया है, तो आप क्या कहेंगे कि मार्च शुरू हो गया, ये उसका प्रेशर वजीर आजम ने ले लिया है या वाकई अभी उसका भी रिलीफ देना प्रेशर होता चाहते हैं? है। देखो, ये तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है। स्ट्रांग अपोजिशन सबब बनती है स्ट्रांग गवर्नमेंट का। जी। अगर अब तनकीद बराए तनकीद ना हो और तनकीद बराए इस्लाह हो, प्रेशर उसने लाजमी अपोजिशन का लिया है तो उसने प्रेशर लेना कोई बुरी बात नहीं है। अपोजिशन का काम है कमज़ोर पहलुओं को हाईलाइट करे और उसका काम है कि उन कमज़ोर पहलुओं को रिकवर करे, गवर्नमेंट का काम है, तो कोई ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा सर, मार्च के ऊपर क्या करेंगे? सिंध के ऊपर पीटीआई का भी मार्च चल रहा है और पीपल्स पार्टी भी कर रही है। पीटीआई का मार्च कुछ मामलात उनके डामाडोल हैं, जरदारी के पास पैसे ज़्यादा है तो वो इसलिए पीटीआई का मार्च कमज़ोर है, इनके लोग गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो सर ऐसे वक्त में नून लीग जो है वो उन्होंने भी बात की थी, स्टार्ट तो वो ही अदम एतमाद का लाना चाहते थे, लेकिन मार्च अभी तक नहीं उनकी तरफ से आया। नून लीग नेचर लीग गवर्नमेंट तो नून लीग के फेडरल गवर्नमेंट जो भी होगा, नून लीग के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता ना, मेन पार्टी तो वो है। तो सर नवाज शरीफ के हवाले से क्या कहेंगे? कुछ नवाज शरीफ वापस आ जाएगा। सर कब तक आएंगे? हाँ बस अभी जल्दी आने वाला है, अब ठीक हो गया फौरन। तो खान साहब उसके बाद अदम एतमाद की होगी या उसके बाद? नहीं, मार्च तो अदम एतमाद का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नवाज शरीफ वापस आ रहा है। सही। तो सर आते साथ ही क्या उनको मतलब कोई ऑफर कोई की गई ऐसी कि वो यहाँ पे सेफ रहेंगे या कोई केसेस शुरू हो जाएंगे? तो रहेंगे, सेफ रहेंगे, लेकिन ये है कि वो कोई उनको शॉर्टी होगी, नंबर्स गेम पूरी होगी ना, तो मेरा ख्याल है वो वापस आएगा। तो सर ये भी बातें हो रही हैं कि पीटीआई के भी कुछ लोग मिलते जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमारे साथ कुछ लोगों ने राब्ता किया है। नेचुरली वो मिलेंगे तो उनकी फ्लोर क्रॉसिंग भी आएगी। अदम एतमाद इतनी आसान चीज़ नहीं है, लेकिन एक घेरा तंग हो रहा है, हो भी सकता है, लेकिन 60% तो ये है कि नहीं होगा। 40 है, 40 वाला 60 पे हो सकता है। अच्छा खान साहब, आपने इतनी हुकूमतें बनती हुई टूटती हुई अपने सारे करियर के अंदर देखी, ऐसे वक्त में आप समझते हैं कि अदम एतमाद अपोजिशन को लाना चाहिए? मुल्क के मफाद में है ये? वो तो कई दफ़ा हम प्रोग्राम में कह चुके हैं कि ये एक्सरसाइज से मुल्क का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इतना पीरियड नहीं रहता ना। अदम एतमाद तो 2 साल पहले लाते हैं ना, अभी तो साल रहता है। अभी हलफ उठाते उठाते अदम एतमाद लाते ही हैं, 4-5 महीने गुजर जाएंगे। 5 महीनों के लिए अदम एतमाद ला के प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो इलेक्शन आए खड़े हैं, सिर्फ एक साल रहता है। सही। अच्छा खान साहब, आपने कल भी जिक्र किया था, पीका के हवाले से हम डिस्कस करते रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी इसके बारे में आप क्लैरिफिकेशन उन्होंने दी कि पीका वो क्यों लाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट कुछ प्रेशर में आई हुई है इस कानून के हवाले से? नहीं, वो तो आज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने, पता नहीं आपने देखा? जी सर, मैंने देखा हाई कोर्ट में अतर में। तो वो तो उन्होंने दिया है ना कि इसका इतने पीरियड में वो ऑर्डिनेंस लाए। तो सर आप भी उस कमेटी का हिस्सा भी हैं? नहीं, वो अपना इतने पीरियड में उसको हद के इज्जत का जो है दावे का फैसला होना चाहिए और उसके लिए वो टर्म एंड कंडीशन बना के लाए। सर सोहेल बड़ाइश साहब भी हमारे साथ हैं और काजिम खान साहब ने भी ज्वाइन किया हमें। जी सोहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी नियाज़ साहब, आप खैरियत से हैं? हमारे सदर हैं, मैं काजिम खान, वो भी हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं। काजिम साहब आप हैं ना? जी मैं बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी फरवाद साहब, आप खैरियत से हैं? बड़ी मेहरबानी जनाब। काजम साहब ठीक है, खैरियत से हैं। तो ये सोहेल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, फिर काजिम साहब चूँकि हमारे लीडर भी हैं तो ये बताएंगे कि क्या इन्होंने अचीव किया, क्योंकि इनकी कमेटी में मैं भी मेंबर हूँ, इसको जो जॉइंट एक्शन कमेटी है। ये यकदम गवर्नमेंट को क्या चल गया? क्या वो आपने गाड़ी रोक ली, गाड़ी का पहिया ख़राब हो गया? क्योंकि आपकी मुझे किताब याद आ जाती है कि इन्होंने यकदम जो जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग हो रही थी और ये 7वीं को मीटिंग थी, तो यकदम उन्होंने ऑर्डिनेंस दे दिया। तो ये क्या आपको इस पे आपका क्या नज़र रही है कि क्यों इस तरह हुआ? मेरा तो ख्याल है कि हुकूमत जो है वो घबराई हुई है और वो हुकूमत वेट नहीं कर सकती थी कि ये जो मार्च का महीना है, इस पे चूंकि अदम एतमाद भी आनी है, सियासी दबाव भी है, लॉन्ग मार्च भी है, जलसे जुलूस भी हैं, ऊपर से महंगाई और जो बेरोजगारी है उसका है, फिर IMF की कंडीशनैलिटीज हैं, ये सारी चीजें मिलके एक हुकूमत ने इसके लिए रिलीफ यही समझा कि मीडिया पे डाल दिया जाए। नहीं मीडिया को निशाना नहीं, तो
ये जितने सुहेल साहब प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, तो ये तो मीडिया के साथ दुश्मनी बनाने या दोस्ती बनाने में हल हो सकते थे। जी, असूली तौर पे तो आप सही कह रहे हैं कि होना ये चाहिए कि दोस्ती बनाते और उससे फायदा होता, ताकि ये मसाइल हल होते और इनका रास्ता निकलता। लेकिन आमतौर पर लोग फ्रस्ट्रेट होके उलट करते हैं, तो ये फ्रस्ट्रेट होके घबरा के ये उलट इन्होंने एक्शन लेने का फैसला किया। और इसका भी जो आज हाई कोर्ट का भी आपने सुना होगा टर्मिनल की डिसीजन जो है ना, तो इसका अल्टीमेटली तो मेरा ख्याल है वो फायदा मीडिया को ही जाएगा, बजाय कि तारीख इंसाफ की गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा ख्याल है सारे लोग जो हैं, राइट थिंकिंग पीपल जो है, जो सही सोचते हैं, जो गैर जानिबदारी से सोचते हैं, सबका ख्याल है कि ये पीका ऑर्डिनेंस गैर जरूरी और जाबराना कानून है। देखो ना, डिफर्मेशन लॉ की डेफिनेशन पे बात हो रही थी और काज़म खान हमारे साथ हैं, ये वहाँ आमिर साहब और इब्राहिम और ये सारे लोग थे आपके जो जंग ग्रुप के हैं, तो वो डिफर्मेशन लॉ पे तो डिस्कशन जारी थी कि उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए। बाज़ औक़ात डिफर्मेशन की, जो कि डिफर्मेशन क्या कौन सी खबर को आप डिफर्मेशन कहेंगे कि ये जो उस पर लागू होगा, और पहले ऑलरेडी मौजूद भी है कानून। लेकिन ये है कि वो जो खान साहब ने कहा कि 2016 से है, लेकिन 2016 के कानून में जो अमेंडमेंट की गई है ना, हमें तो उस बात पे बड़ी हैरानी हुई। क्यों काज़म खान साहब? बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब। मैं तो ये वादे कर देना चाहूँ कि हुकूमती मशीनरी जो ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि ये जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है या मीडिया की रिप्रेजेंटेटिव जो बॉडीज हैं, वो शायद किसी किस्म की लेजिस्लेशन नहीं चाहती। तो क्योंकि ज्वाइंट एक्शन कमेटी का खुद भी मेंबर है और हिस्सा है, तो मैं आपके तवज्जुह से आम आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी हुकूमत के कानून, इस राइट को जो उनका हक है लेजिस्लेशन का, उससे इनकारी नहीं। हमारा सवाल सिर्फ ये था कि जब एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, तो बजाय इसके कि हम उसे स्ट्रेंथन करें और करने की बजाय हम एक नया ऑर्डिनेंस, और वो ऑर्डिनेंस लाने के भी बड़ा मेरी तस्दीक करेंगे कि ऑर्डिनेंस लाने के भी अगर आप जस्टिस शाहिद करीम की जजमेंट थी जिसके अंदर ऑर्डिनेंस कब और किस वक्त लाया जा सकता है, अगर आप उस जजमेंट को पढ़ लें लाहौर हाई कोर्ट की, वो बहुत सी चीजें क्लियर कर देती है कि ऑर्डिनेंस लाने के हालात कैसे होने चाहिए, सूरत हाल क्या होनी चाहिए, जिसकी बुनियाद पे आप पार्लियामेंट को बाईपास करके आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस ला देते हैं। नहीं, वो तो पार्लियामेंट में डिस्कशन होती है। ठीक है, हम किसी कानून साजी के खिलाफ नहीं। हमारा तो था कि एक पीका ऑर्डिनेंस है जिसके ऊपर आप सारे मिलकर गवर्नमेंट के साथ मुशावरत कर रहे थे, और ये तय हुआ था कि उस ऑर्डिनेंस के हवाले से जो उसके अंदर हुक्म है हम उसको बिल बैक करेंगे। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स और अहमद, अगर आपको याद हो तो दोनों ने मिलकर 5 सफ़हात से मुश्तमिल फेक न्यूज की डेफिनेशन दी और उनसे कहा कि ये पूरी दुनिया के अंदर जो राइजल वक्त फेक न्यूज का एक कॉन्सेप्ट है, ये हम आपके सामने रखते हैं, इसको इसके अंदर से आप ड्राइव करके लीगल डेफिनेशन बना दें ताकि लीगल डेफिनेशन की मौजूदगी के अंदर की ऑर्डिनेंस बन सके। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उससे संजीदगी से बिल्कुल अमल नहीं किया गया और संडे को एक इंसिडेंट ड्रिवन अमेंडमेंट जो है उनको लागू कर दिया गया और एक तरमीमी ऑर्डिनेंस आपके सर पे दिखा दिया गया। अब अगर तरमीमी ऑर्डिनेंस को भी हम बड़े बगौर देखें तो वो इख्तियारात जो कतई जरूरी नहीं थे, इख्तियारात की ताकत की तफवीज़ कर दी गई मुख्तलिफ एजेंसी को। मतलब सजा बढ़ा दी गई, सजा बढ़ाने के बाद जुर्माना बढ़ा दिया गया, सिविल से क्रिमिनल बना दिया गया, क्रिमिनल ही बना दिया। हाँ भी क्रिमिनल कर दिया गया, नॉन अवेलेबल कर दिया गया, आपको अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो पर्सन की डेफिनेशन की गई वो सरदार का न्यायाधीश खतरनाक है कि वो जर्नलिज्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि आपने बुरे को बुरा कहना और अच्छा तो उसकी रूह को जख्मी करेंगे। मतलब
के पर्सन की डेफिनेशन के अंदर अब इंस्टीट्यूशन भी है, पर्सन की डेफिनेशन के अंदर अब ऑर्गेनाइजेशन भी है, पर्सन की डेफिनेशन के अंदर कंपनी भी है। ये जो नेशनल पर्सन को उन्होंने नए कानूनी ऑर्डिनेंस में डिफाइन किया। अब आप मुझे ये बताइए कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े साथी हैं, कि अगर वो किसी ऐसे अदालत की बात करते हैं जिसके अंदर वो चीज ऐसी पकड़ते हैं जो उनके नजदीक मैल प्रैक्टिस अदारे में हो रही है और वो तनकीद के जुमरे में आती है और कोई भी अदारा उसे फेक न्यूज कह दे जिसकी डेफिनेशन का अभी तक तयन नहीं हो सका और उसके ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी जाए, तो ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन काजम साहब, आप सुहेल वड़ैच साहब को दाद दें कि इन्होंने एक बुक लिखी जिसमें इन्होंने कहा था, जो मुझे अभी याद है कि पता नहीं मैं ठीक हूँ या गलत, कि ये गाड़ी नहीं चलेगी, तो वही याद आ जाती कि ये कंपनी नहीं चलेगी। तो ये कंपनी जब से इन्होंने लिखा है उसके बाद चल रही है, तो वो फ्लाइट इतनी बम्पी है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि क्यों इस तरह हो रहा है, या एडवाइजर्स के मामलात हैं या मीडिया से लोग बना के रखता है और ये मीडिया को निशाना बनाते हैं। क्यों वड़ैच साहब? जी सही आप कह रहे हैं न्याजी साहब, ये मामला ऐसा ही है कि इनसे कंपनी चल नहीं रही। ये जो चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं वो एक नाकाम तरीके से चला रहे हैं। सारे मीडिया को खिलाफ कर लिया। जी सारे मीडिया को खिलाफ कर लिया और खामखा बिला वजह घर बैठे बैठे हैं। और एक ये काजम साहब हमारे सदर हैं, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ CPNE का। हम इनके साथ जॉइंट एक्शन कमेटी में मीटिंग्स जारी थी, CPNE, APNS, PBA की, और बड़ी हमें और चक्कर में रखा। अचानक उस दिन फिर हम लोगों ने तो सुहेल वड़ैच साहब बिल्कुल जो है ना उनकी बात ही नहीं सुनी और हमने कहा पहले वो ऑर्डिनेंस आप वापस लें और उसके बाद हम लोग बात करेंगे। हम सारे लोग उठ के चले आए, जिसमें आपने वॉकआउट किया। उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे, आप उस मीटिंग का हिस्सा थे, तो मैं इनके हवाले से कुछ हटाए आपके तवज्जो से लोगों तक पहुंचाना चाहता था ताकि अंदाजा हो सके कि ये बाकायदा एक्सरसाइज थी। जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन कमेटी की मीटिंग थी और जब हमने उनसे ये कहा कि ये जो ऑर्डिनेंस है इसके अंदर जो तरामीम की गई, तो इन तरामीम को आप तर्जुमान है इन्हें वापस, तो उन्होंने फरमाया कि क्योंकि ये की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये IT मिनिस्टर। जब अब आप अंदाजा करें कि IT के जो मिनिस्टर है अमीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम एक खत लिख दिया जिस ऑर्डिनेंस में किसी तरह का पता ही कि ये क्या है, क्या नहीं किया, आप इसको वापस। तो वही बात जो सुहेल साहब ने पहले कही, उसका ख्याल ये है कि घबराहट के आलम में इंसान जो है वो गलतियां करता है और वो गलतियां जो है उसके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल बनाती है। और वो मीडिया जो कहते थे कि उनके यहाँ तक, उनके वज़ीर आज़म बनने तक इस सहाफ़ी बरादरी का बहुत बड़ा किरदार था, आज वो पूरा मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी की सूरत में या PFUJs की सूरत में यकजा है। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई चीज ऐसी हो जाए कि जिसके ऊपर लोगों का रद्द अमल शदीद हो या जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुनाफी हो, तो उसे वापस ले लेने से इज्जत बढ़ती है, इज्जत कम नहीं होती। ये कोई ईगो सेंट्रिक मसला नहीं है। लेकिन मैं सुहेल वड़ैच साहब से एक बात पूछूंगा कि सुहेल साहब ये मीडिया को भी दाद दें कि उनका जिस तरह इत्तेहाद हुआ है, ये मीडिया को भी आप कहेंगे कि ये कंपनी चलेगी आगे? मेरा ख्याल है कि देखें जी, इस तरह तो नहीं, ये तो विथड्रॉ करना पड़ेगा। ये पीका ऑर्डिनेंस जो है ये तो विथड्रॉ करेगा, नहीं तो अव्वल तो ये ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा, इसको असेंबली मंजूर नहीं करेगी। और दूसरा, हमने ज़ियाउल हक के दौर में देखा, मुशर्रफ दौर में देखा, ये जो इस तरह के कोर्सिव लाज होते हैं, जो जिन लाज को सोसाइटी तस्लीम नहीं करती, ये बिल आखिर ख़त्म हो जाते हैं, ये चल नहीं सकते, इसकी सोसाइटी ही अप्रूवल नहीं देगी। और आप किस तरह सहाफत का गला घोट सकते हैं, किस तरह आज़ादी इजहार जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं? ये नामुमकिन बात है। मेरा नहीं ख्याल
कि ये काम नहीं, चलेगा? ये तो बिल्कुल बात आपकी सही है कि ये कंपनी नहीं चलेगी, लेकिन काजम खान और सोहेल वड़ैच साहब से एक बात की तो मैं दाद चाहूँगा कि मीडिया की जो इत्तेहाद है, जो आपस में एक को यकजहती है, उसको भी आप दाद दें। लोगों को, हर आदमी इस ऑर्डिनेंस से इफेक्ट होता है, हैं? हर आदमी Definitely. हाँ, हर आदमी इससे इफेक्ट हो रहा है, जो भी है, लेकिन वो आपस में इत्तेहाद कर लेना ही बड़ी बात है। मीडिया का इत्तेहाद हो तो फिर साहब आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। मैं आपकी इजाजत से मैं सोहेल वड़ैच साहब से एक पॉइंट लेना चाहूंगा। लाजमी लाजमी। सोहेल वड़ैच साहब रहाई फरमाइए कि जब अदालत आलिया जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसकी तरफ से आज एक फैसला आ गया जिसके अंदर उन्होंने कह दिया, एक वर्डिक्ट आ गया कि इतनी मुद्दत के अंदर आप डिफेमेशन के केस को डिसाइड करना है। हक इज्जत का जो फैसला है, कोई कानून है, वो इतनी देर में फैसला हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी अखबार या कोई भी मीडियम, कोई जो जिससे कोई आदमी मुतासर है और वो ये समझता है कि फेक न्यूज के जरिए उसके साथ या हक इज्जत उसकी हुई है और वो अदालत में चला जाता है और अदालत पाबंद है बाय द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उतने वक्त के अंदर उसका फैसला करे, तो जब ये इशू ही एड्रेस हो जाए तो फिर पीका ऑर्डिनेंस के रखने की जरूरत है। मेरा नहीं ख्याल कि फिर पीका ऑर्डिनेंस की जरूरत रहेगी। अदालत आलिया ने बिल्कुल सही वक्त पर सही जो है इक़दामात किए हैं और सारी सिविल सोसाइटी की उनको हमायत हासिल है। जज साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट, उनका नब्ज, वक्त की नब्ज पर हाथ है। और मेरा ख्याल है जज काबिल एहतराम जज साहब को ये भी क्रेडिट जाता है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि इस टाइम नब्ज पे हाथ रखना और इस तरह का फैसला देना, मुल्क के साथ भी इंसाफ करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाना था और इससे मामलात बहुत आगे चल जाने थे। जो खान साहब की टीम है ना, उसने ऐसे ऐसे काम कर दिखाने थे कि जिनका कोई फिर वो नेमल बदल नहीं होना था। दैमे दिर में सुख ने हमें परेशानी का आलमी और परेशानी के मामलात ही उठाने पड़ेंगे और बड़ा वक्त पे फैसला ये आया है हाई कोर्ट का। काजम खान साहब या बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ऑनरेबल जो कोर्ट है उसमें बर वक्त और तमाम जो मुख्तलिफ रिपिटिशन पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से दायर हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उन सबका यकीनन बगौर जायजा लेने के बाद और सोसाइटी की वैल्यूज और एज पर लॉ जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है उन्होंने ये जो फैसला दिया है, मेरा ख्याल है इसके बाद कतई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अगर कोई ऐसी खबर जो किसी की हद की इज्जत का बायस बनती है, कोई ऐसा जुमला जो किसी की हद की इज्जत का बायस बनता है, कोई ऐसा सोशल मीडिया पे चलने वाला क्लिप जो गलत है और कोई आदमी ये समझता है कि उससे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो इंजर हुई है, तो अदालत ने उसे भरपूर मौका दिया है और एक वक्त मुकर्रर कर दिया है कि उस वक्त के अंदर अंदर वो उसका फैसला करे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक जो कि अदालती इस्लाहात जो कि इनफैक्ट हुकूमतों का भी काम होता है, उसको ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने अपने तय ये जो फैसला किया और लोगों को पाबंद किया कि वो इतने अरसे के अंदर जो अपनी लोअर जुडिशरी है इसका फैसला करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद जिस तरह वड़ैच साहब ने फरमाया कि किसी भी किस्म की जरूरत रहती है कि आप पीका ऑर्डिनेंस को फील्ड के अंदर लें। थैंक यू ब्रदर को ब्रेक का वक्त हो रहा है। सोहेल वड़ैच साहब, थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खान साहब नून लीग के एमएनए हैं। हाँ जावेद साहब जी जी, वो हम तो ताज हैदर साहब से पूछ रहे थे ये कि वो अपना उससे हम बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि वो उसको कि कोई गवर्नमेंट की हैंडरेस तो नहीं है पीपीपी का जो आ रहा है, रैली आ रही है। जी जी, हाँ, तो वो तो मेरा ख्याल है बताने में फेवर में नहीं थे, लेकिन आपकी क्या राय है कि ठीक तरीके से आ रहे हैं? गवर्नमेंट तो कोई इंटरेस्ट पैदा नहीं कर रही ना। साहब पंजाब में आएंगे तो पता चलेगा कि पंजाब में उनके साथ क्या है। पीछे
सिंध की हदूद में तो उनको किसी गवर्नमेंट ने रोकना नहीं है, ना उधर वफाक रोक सकते हैं उनको, ना ही वो सूबाई हुकूमत वैसे ही उनकी अपनी है। पंजाब में जब दाखिल होंगे तो तब इनकी हिकमत अमली सामने आएगी ना। ये उसको इस्लामाबाद तक आने देते हैं, ये जगह जगह पे इन्होंने उसके लिए रुकावटें खड़ी कर नहीं, ये कल तक ये नहीं तो पंजाब में उन्होंने रुकावटें खड़ी की हैं। अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिसपे हम डिस्कस करें कि उन्होंने वहां पे रुकावटें खड़ी कर दी। अच्छा ये बताएं, नवाज शरीफ आ रहे हैं कि नहीं? नवाज शरीफ साहब सुने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? इंशाल्लाह उनका अपना वतन है, अपना घर है, हर सूरत उन्होंने आना है। कब आना है? लेकिन अपने ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कल आना है, ये 2 माह तक आना है, लेकिन उन्होंने आना है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में उनका घर है और पाकिस्तान में उन्होंने हर सूरत आना है। और आप क्या देखते हैं कि जे उसके बाद जे लॉन्ग मार्च के बाद, क्योंकि लॉन्ग मार्च से तो हमारा यही एसएसयू है जो पीपल पार्टी के लोग, ताज हैदर साहब तो लड़ाई में चक्कर में थे, लेकिन नॉर्मली हमारा यही पीपल पार्टी के लोगों से गुफ्तगू हुई है तो उसमें यही बात आई है कि वो अपना ये जो कामयाबी से अभी जलसा उनका जारी है। और ये क्या समझते हैं, आपके नंबर्स पूरे हुए हैं? आज तो परवेज़ इलाही वगैरह ने बड़ा अजीब इंकशाफ किया कि ये जो अपोजिशन चालें चल रही है इस चाल में कुछ मिलना उनको नहीं है और हम तो बिल्कुल डटे खड़े हैं और शहबाज शरीफ को 14 साल बाद हमारी खैरियत आई है। तो आप इसको हमें बताएं ना कि ये इंकशाफात जो परवेज़ इलाही ने आज किए हैं तो इसको क्या आप कैसे देखते हैं? वो उनके घर गए हुए थे भाई, उन्होंने कहा है भाई साहब, उन्होंने कहा है, आप तो हमारे दोस्त हैं, बात तो उन्होंने कहा है कि 14 साल बाद इन्हें हमारी याद आई है। नहीं, 14 साल भी उन्होंने गलत कहा है। ये तो 99 के बाद फर्स्ट टाइम ये शहबाज शरीफ साहब गए हैं उनके घर। तो फिर ये क्यों ये उन्होंने जो लफ्ज कहे हैं, चौधरी शुजात हुसैन की वालदा फौत हुई थी तो मियां नवाज शरीफ साहब गए थे तब। नहीं तो ये अल्फाज जो उन्होंने बोले हैं तो इसकी कोई अहमियत नहीं है? मेरी नजर में तो इनकी कोई अहमियत नहीं है। भाई वो कह रहे हैं भाई 14 साल बाद हमारा क्यों ख्याल आ गया थे, अहमियत क्यों नहीं है जावेद भाई? 14 साल बाद उनको अपने घर रिसीव ही ना करते। उनको उन्होंने 14 साल के बाद अगर वो उनके घर गए हैं तो उन्होंने वेलकम कहा है तो वो गए। नहीं वेलकम तो वो क्या उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात है, क्या मियां शहबाज शरीफ किसी प्लान या प्रोग्राम के बगैर उनके घर गए? क्या वो किसी की इजाजत के बगैर उनको अपने घर आने दे सकते हैं? सर आफ्ताब जहांगीर साहब मेरे भाई ये बातें तो सब करने और कहने। जी आफ्ताब साहब सलामकुम। जावेद भाई आफ्ताब साहब भी है हमारे साथ है। जो पॉलिटिकल फिगर है उसने डायलॉग करने हैं, नहीं उसने उसके हालात, अगर कोई भी सियासतदान जो पॉलिटिकल डायलॉग से भागता है तो उसको पॉलिटिशियन ही नहीं समझता। नहीं तो इसलिए इस बात की कोई, कल उन्होंने कोई और बयान दिया था, आज उन्होंने और बयान दिया है, ठीक है। बात तो ये है कि मियां शहबाज शरीफ के उनके घर जाने से उनकी वैल्यू बढ़ी है, उनकी कीमत बढ़ी है, उनकी इज्जत बढ़ी है। आज इमरान खान अगर गया है उनके घर तो मियां शहबाज शरीफ की वजह से गया है। क्यों आफ्ताब जहांगीर साहब, ठीक बात है। साहब उनके घर गए हैं तो मियां शहबाज शरीफ के विजिट की वजह से गए हैं। क्यों आफ्ताब जहांगीर साहब, ये ठीक बात है, उनके प्रेशर से गए। पहली बात तो ये कि नियाजी भाई आपको मेरा सलाम और जावेद भाई को भी मेरा सलाम। ताज हैदर साहब तो नाराज होके चले गए, हालांकि आपने उनसे बड़ा सियासी सवाल किया था तो, लेकिन बहरहाल अच्छा ये उनका इख्तियार है कि जी वो जब नाराज ही हो जाए, जब नाराज हो जाए उनकी मर्जी है। तो इसी तरह नहीं, मैं तो उनसे ये पूछ रहा था कि भाई आप लोगों को रास्ते पे प्रॉब्लम आने में तो कोई गवर्नमेंट तो कोई किसी चीज़ में इंटरवीन नहीं कर रही, तो वो कहते हैं मुझे क्या पता है, वो तो पता नहीं मेरा किस चक्कर में थे या क्या,
और वो असल में वो लगता है ऐसा कि उनको असल में कंटेनर में बोला होगा, क्या बुलाया होगा, बुलावा साहब ने, वो नहीं गए होंगे अपनी उम्र की वजह से। अच्छा मैं ये समझता हूँ न्याजी साहब, देखें बात ये है कि ये इनका इख्तियार है, ये जुलूस भी निकालें, जलसे भी करें, अदम एतमाद भी लेकर आए, ये बिल्कुल ऑपोजिशन, अगर ये ऑपोजिशन ये काम नहीं करेगी न्याजी भाई, तो फिर क्या करेगी मुझे ये बताएं। ये तो नहीं कह सकती ना कि जी खान साहब जिंदाबाद, प्राइम मिनिस्टर न्याजी साहब जिंदाबाद, समझे ना। तो वो ये तो कह नहीं सकती, इन्होंने कहना ये कि जी तबाह हो गया, बर्बाद हो गया मुल्क। नहीं, जावेद हुसैन शाह साहब हमारे दोस्त हैं, मेरे काफ़ी प्रोग्रामों में भी आते हैं, बड़ी खरी बातें करते हैं। मेरे भी दोस्त हैं, मेरे साथ है। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ, मैं इस बात से हैरान हूँ जितना सख्त स्टांस चौधरियों ने आज लिया है। पॉलिटिकल लोगों के स्टांस पे तो मैं नहीं जाता क्योंकि वे फ़ौरन यू टर्न नहीं ले लेते हैं, लेकिन फिर भी जितना सख्त बातें उन्होंने आज की हैं, जो टीवीज़ पे, जो मीडिया पे हाईलाइट हुई हैं, वो बड़ी हैरान कौन है। अच्छा देखिए, ज़ाहिर बात है चौधरियों का अपने एक रवादारी का है। नहीं, रवादारी कोई भूल गए ना। ये बात करना जो मीडिया पे चल रही है कि 14 साल बाद जी हमारा उसको क्यों ख्याल आ गया, और ऐसी चालें चलना शहबाज शरीफ को। और ये परवेज इलाही ने कहा है ना, जो मीडिया पे आ रहा है, जो इमरान खान गए हैं। और फिर देखिए, मैं तो न्याजी साहब ये समझता हूँ कि हम सियासी लोग हैं, हमें सियासत की हद तक तो इख्तलाफ करना चाहिए, लेकिन जाती ताल्लुकात जो है वो सबके अपने अपने होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुशी गमी में भी शरीक होना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर वो गए भी थे तो ये बात कहना को तुक नहीं बनता था। अगर शहबाज शरीफ ने बीमार पुरसी कर ही ली थी तो इस तरह का मेरा ख्याल है वो तुक नहीं बनता। चलो ये बात भी ठीक कि वो जो चाल चल रहे हैं वो चाल चलनी नहीं है अपोजिशन की, ये भी ठीक है, पॉलिटिकल एक बात है, लेकिन ये कहना मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ही हो गया है चौधरियों ने, क्योंकि बिल्कुल ओपनली खान साहब के साथ डट गए हैं। क्यों जावेद साहब? अच्छा न्याजी साहब, अच्छी बात है, वो उनके लाई हैं, उनके साथ डटे रहे। हम तो ये नहीं कहते, हमने पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं, अपोजिशन का काम है नो कॉन्फिडेंस लाना। तहरीक अदम एतमाद उसका आईनी हक है कि वो हुकूमत के खिलाफ ले आए, कतई नजर इसके वो कामयाब हो नाकाम हो। कुछ चीजें रवादारी में की जाती हैं, कुछ बातें सियासी होती हैं, लेकिन चौधरी साहबान से ये तवक्को नहीं होती कि वो इस हद तक आगे जाएं। अगर वो गए तो यकीनन इसकी कोई रीजन भी उनके सामने होगी या उनके पास होगी। मैं ये तो नहीं कहता कि शायद अपोजिशन से ज्यादा उनको इमरान खान ने अब तक समझी हो, ये बात तो मैं नहीं कहूंगा। उनका काम है वो अपनी बात करें, करते रहें, लेकिन उनका राइट है, अपोजिशन का अपना राइट है। ये आपकी बात इससे मैं मुतफिक हूँ कि परवेज इलाही वगैरह के घर शहबाज शरीफ न जाता तो शायद इमरान खान ही कुछ अरसे बाद जाता न जाता, ज्यादा उसी की प्रेशर से ही गया है। बिल्कुल ना जाता है, लेकिन लम्हा फिक्रिया ये भी है कि ये जिस तरह उनका इतना बड़ा ऐलान करना और इस तरह, क्योंकि उनके चौधरियों के बगैर नंबर्स पूरे होने ही मकसद बड़ा मुश्किल है। ये मेरे भाई ये भी वक्त बताएगा। क्यों आफ्ताब जहांगीर साहब कि उनके बगैर। अच्छा देखिए, मैं न्याजी भाई, मैं बड़ा आपको पता सीधा साधा आदमी हूँ, मैं कोई इतना पुराना खिलाड़ी नहीं हूँ इन लोगों की तरह जितने सियासतदान ये लोग हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब कभी किसी के साथ हाथ मिलाएं, जब किसी के साथ कोई अहद करें तो उसको निभाना चाहिए। देखिए, सबसे अच्छा वक्त ये है कि 2023 के इलेक्शन के वक्त जो पार्टी है अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ आवाम के पास जाए और आवाम से अपनी हिमायत लेकर आ जाए। अगर जिसको आवाम वो करे तो वो पार्टी आकर हुकूमत बनाए। लेकिन देखिए, ये एक अजीब बात हो गई है कि जब आखिरी साल होता है ना न्याजी साहब, आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा कि जब इलेक्शन करीब होता है तो ये जो एतहादी होते हैं ना, जो अलायंस पार्टीज होती हैं, इन्हें फिर बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। इन्हें क्योंकि अपने हलकों में जाना होता है, अवाम के पास जाना होता है, तो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम कुछ हासिल करें ताकि अपने अवाम को रिलीफ दे सके।
और अगर ये ऐसा ना करेंगे तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन चौधरियों की एक बात है जो मैं मानता हूँ, मेरा उनके साथ एक थोड़ा सा ताल्लुक भी है और बड़ा न्याजमंदी का ताल्लुक है। वो एक बात है कि जब खड़े होते हैं तो वफा के साथ खड़े होते हैं। बड़ा मुश्किल होता है कोई बहुत बड़ी बात ऐसी हो जाए जो मुल्क और कौम के लिए जरूरी हो जाए तो फिर वो अपने वादे से नाराज करते हैं, और आज तक तो यही देखा हमने। वरना आपने देखा पीपल्स पार्टी के दौर में जरदारी साहब ने उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक बनाया, उनके साथ पूरे 5 साल उन्होंने गुजारे। नहीं, आफ्ताब जहांगीर साहब, जावेद साहब ही हैं हमारे साथ। एक्चुअली जो है ना, जिस वक्त मैं जो शुरू से बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की जो है मामलात हैं बड़े ख़राब हैं। वो इसलिए ख़राब हैं कि हमारे साथ इनकी जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग्स हो रही थी। मैं उस कमेटी का मेंबर था, आमिर महमूद साहब थे दुनिया वाले, जियो का मालिक था, हम कुछ 6 लोग थे। और ये हमारे साथ कुछ 7वीं इनकी मीटिंग होनी थी। दूसरे दिन थे, एक दिन पहले उन्होंने पीका कानून जो है ना, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, मीडिया सारे को खिलाफ कर दिया। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि हमारे खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाओ। पूरे मीडिया को उन्होंने खिलाफ कर दिया और बिला वजह कोई मकसद के बगैर ऑर्डिनेंस दे दिया हमारे साथ। हालांकि गुफ्तगू इनकी हो रही थी और हम किसी नतीजे पे पहुंच भी गए थे कि डिफर्मेशन लॉ ऑलरेडी मौजूद है, उसमें तरामीम की ज़रूरत नहीं है और इस तरह उसको संभाला जाए। वो आज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया। तो लेकिन ये आज चौधरियों की इन बातों से अदम एतमाद को और धचका लगा है कि शायद नंबर्स पूरे ना हो सकें। आप दोनों की राय मेरिट पे दें, क्या है? देखिए, मैं अपनी राय तो दे सकता हूँ, मैं अपनी राय दे सकता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मैंने हल्फ उठाया है, मैं अपनी पार्टी का वफादार हूँ और जब तक पार्टी मेरे साथ 2023 के इलेक्शन तक मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि पार्टी के खिलाफ जाऊंगा। इसी तरह मैं ये समझता हूँ, जिस तरह मैं अपने बारे में राय रखता हूँ, इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने जिस पार्टी के साथ भी हल्फे वफादारी उठाई है, उन्हें चाहिए कि अपनी अपनी पार्टियों के साथ मजबूत खड़े रहें ताकि ये जमहूरियत मजबूत हो। अगर हम जब हर वक्त यही करते रहेंगे कि साल 2 साल बाद 3 साल बाद महीने बाद 4 महीने बाद हम यही कहते एहतजाज की सियासत और अदम एतमाद की सियासत और ये करते रहेंगे तो फिर जमहूरियत कामयाब नहीं होगी, जमहूरियत मजबूत नहीं होगी। न्याजी भाई, जहां तक आपने कहा अभी एक बात की, तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि पिछले साल की बात है कि आप वाहिद आदमी थे जो हमारी कमेटी के अंदर शरीक हुए, और वो जो औरत मार्च के हवाले से हमने सारे चैनल्स के लोगों को बुलाया, लेकिन वो कोई नहीं आया। उन्होंने सबने आपको अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा कि जी आप जाकर बात करें। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई है, एक सब कमेटी बनाई गई, उसमें भी हम और आप मुलाकात हमारी हुई। लेकिन उसके बाद आगे उस कमेटी को, क्योंकि उसको हेड कौन कर रहे थे, उसको चेयर कौन कर रहे थे, जावेद लतीफ साहब, क्योंकि जावेद लतीफ साहब इंफॉर्मेशन कमेटी के, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है। इसी तरह पिछले कुछ 4-6 महीने पहले फवाद चौधरी साहब एक बिल लेकर आना चाह रहे थे, तो उसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई हमारी, बड़ी सैर हासिल सारी तंजीमों के साथ, सबके साथ। फिर जावेद लतीफ साहब ने वो एक सब कमेटी बनाई जिसको हेड कर रही है मरियम औरंगजेब साहबा, और नफीसा शाह साहब, डॉक्टर साहबा और नाज बलोच, ये उस कमेटी के मेंबर थे, सब कमेटी के। लेकिन कोई उसका इजलास नहीं बुलाया गया, कोई उसमें वो नहीं हुआ कि जी आगे हमने क्या। आफ्ताब साहब, उसी पे तो हमारी कमेटी बनी थी जिसमें मैं 6 लोगों की, जिसमें मैं खुद जॉइंट एक्शन कमेटी का मेंबर हूं, तो वो उसी की तो मुलाकातें हो रही थी, तो यकदम में ऑर्डिनेंस आपने जारी कर दी। अच्छा देखें, ऑर्डिनेंस हम देखें, ये तो पहले का है, आपको पता ही है कि इन्होंने 2016 में ये ला चुके हैं। इसमें कुछ तरामीम है उस मीटिंग के अंदर, उसको अभी जब होना तो ये चाहिए था कि मैं ये समझता हूँ कि इसको असेंबली के अंदर लाना चाहिए था, असेंबली के अंदर बात करनी चाहिए थी, असेंबली में डिबेट होती। आजादी सहाफत का ये मतलब नहीं है कि मैं जाती जिंदगियों के ऊपर लोगों की जो है वो किरदार कशी करता रहूं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए है। तो मैं तो कहता हूँ कि सख्त कवानीन होने चाहिए। जो आजकल सोशल मीडिया में गंद फैला हुआ है, जो सहाफत के नाम पर जो कुछ हो रहा है, हालांकि वो सहाफी भी नहीं है, वो पता नहीं कहां से आ जाते हैं, फिर कहते हैं हम तो तजियाकार हैं, पैदाइशी तौर पे तजियाकार बन जाते हैं, कोई दफाई तजियाकार बन जाता है,
तो कोई फलाना तजियाकार, कोई फिल्म तजियाकार, तो वो कोई थैंक यू आफ्ताब साहब। दूसरे हमारे गेस्ट हैं, दोस्त हैं, उनको भी हम थोड़ा सा मौका दें इकानमी पे। जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच। हाँ साहब, आफ्ताब साहब ने तो कहा कि ये 2016 का आर्डिनेंस जो है, ये तब का कानून है पीका का, उसके अंदर फिर थोड़ा सा हमने चेंजिंग की। वज़ीर आज़म इमरान, थैंक यू जो कहे। अच्छा हाँ जी सर, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इसको कर दिया। तो अभी आपकी जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, अभी दोबारा हुकूमत की तरफ से अप्रोच किया जा रहा है? अभी तो मेरा ख्याल है उस पर अमल नहीं करेंगे ना। अभी तो जब हाई कोर्ट का फैसला आ गया, तो अभी मेरा ख्याल है उस पर उनको काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऑर्डिनेंस में। खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ इंडस्ट्रीज़ के हवाले से भी पैकेज का ऐलान किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में आके इंडस्ट्री लगाएं तो 5 साल टैक्स की छूट होगी। हाँ, इस इक़दाम को कैसा बहुत देखते हैं? बड़ा पैकेज है और बहुत बड़ा काम है इमरान खान ने जो कहा है। और मकसद है कि इमरान खान की इस बात पे लाजमी इसको नोट करें जी सर, कि वो हर बात में कहते हैं जी मुझे पहले करना चाहिए था। तो भाई सारे काम पहले करते तो फिर ऐसे हालात क्यों पैदा होते? पहले तो वो नहीं करते ना सर। तो अभी तो टाइम भी कम रह गया हुकूमत के पास। हाँ नहीं, उन्होंने अभी साल बड़ी चीज़ होता है, वो इंडस्ट्री को जो दे दिया है उन्होंने वो पैकेज, तो इंडस्ट्री आई क्योंकि कंस्ट्रक्शन में दिया है, दुनिया मारो मार काम कर रही है। तो सर आप सराहते हैं इसको, लेकिन सर इसमें ये भी है ना कि ओवरसीज़ जो इंडस्ट्री लगाएंगे तो ओवरसीज़ में हमारा मजदूर तबका भी बहुत ज़्यादा आता है, तो उनको छोटे तबके को रिलीफ देने के लिए क्या करें? हाँ, तो वो इंडस्ट्री में तो बेरोजगारी खत्म होगी, इंडस्ट्री लगाएंगे तो बेरोजगारी खत्म होगी। तो सर पहले ये देखें कंट्रोवर्सी, बाहर के इन्वेस्टर आएंगे जी, और एक्चुअली माहौल पैदा करना होगा ना। इस माहौल में तो कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा ना जो मौजूदा हालात जा रहा है। उन्होंने तो एमनेस्टी दी है कि आप जहाँ से पैसा लाएंगे, जिधर से लाएंगे, हम आपसे नहीं पूछेंगे। जिस तरह उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पीरियड दिया था, इसका पीरियड वो 6 महीने या साल देंगे कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम आपसे नहीं पूछेंगे। और वो अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है। बाहर से पैसा आएगा, चाहे किसी के पास ब्लैक मनी है वो भी पैसा तो निकालेगा, वरना तो हुंडी के ज़रिए जो हर तरीका इस्तेमाल करके बाहर ले जाता है ना। ऐसे ही। तो सर ये भी कह रहे हैं, इमरान खान ने जिक्र किया है कि मुल्क जो है वो सब्जियां बेचकर नहीं होते, लेकिन हमने देखा कि शुरू जब हुआ था तो भैंसों की बात की थी उन्होंने, मुर्गियों की बात की वो थी। भैंसें, दूध और सब्जियां की अपनी वैल्यू है, क्यों नहीं होते? सब्जियां भी बड़ा, अपने चाइना में जाएं वो जो है ना वो एक्सपोर्ट होती हैं सब्जियां। सर लेकिन पीएम कह रहे हैं ना कि उनसे मुल्क आगे नहीं बढ़ते, हमें बड़ी नहीं, वो तो फिर अपनी बात से फिर रहे हैं ना। उन्होंने तो दूध और अंडों तक चले गए थे। जी। अच्छा सर, ये पेट्रोल के ऊपर काफ़ी तनकीद जो है वो की जा रही है कि पेट्रोल की अगर बाहर के मुल्कों में प्राइसेस बढ़ी हैं तो इमरान खान ने अभी उसको कम कर दिया। इसका मतलब है कि हमारे पास पहले भी मार्जिन मौजूद था लेकिन मसनूई तौर पे कीमतें बढ़ाई गई थी। देखें जी, पेट्रोल की जो कीमत है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली कीमतें भी बढ़ी हैं पेट्रोल की, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा बढ़ी है। जो फिगर्स हैं वो कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन और चीज़ें हैं, स्टॉक एक्सचेंज है जो एक मुल्क का इम्प्रेशन बनाती है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, जिस तरह कल भी उन्होंने कहा, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर वो मुल्क तरक्की कर सकता है जो एक्सपोर्ट जिसकी बढ़ती है, तो एक्सपोर्ट पे उस तरह काम नहीं हो रहा। सर आप समझते हैं कि अभी भी मज़ीद काम इसके ऊपर करने की ज़रूरत है? हम तो समझते नहीं, उसका अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सर अभी तक वज़ीर आज़म ने, क्योंकि वो कह देते हैं कि कोरोना की वजह से कुछ ऐसा था, कुछ इंटरनेशनल कह नहीं देते, कोरोना की वजह से बहुत कुछ हुआ है, गलत हुआ है। मकसद है कोरोना की वजह से सफ़र किया है हमने, वो कहे ना कहे हमें पता है, लेकिन कोरोना पे इन्होंने कंट्रोल भी अच्छे तरीके से किया। सर उसको सराह भी है इंटरनेशनल वर्ल्ड में कि इन्होंने काफ़ी हद तक कोई शक नहीं। अच्छा सर, हमारे पास लास्ट मिनट रह गया। पहले जो वज़ीर आज़म काफ़ी लेके आए थे, हेल्थ कार्ड लेके आए थे, उसको भी कंट्रोवर्सी का शिकार कर दिया गया था, काफ़ी स्कैंडल सामने आ रहे थे। अभी ये जो रिलीफ की बातें हो रही हैं तो अपोजिशन तो ये कह रही है कि हुकूमत के पास इतने पैसे ही नहीं है, किस तरह का रिलीफ फराहम करे आवाम को। नहीं, तो रिलीफ तो हुकूमत, रिलीफ तो उन्होंने दे दिया, वो रिलीफ तो देंगे, नेचुरली वो रिलीफ देंगे। और जिस तरह हालात को बेहतर करें, अपोजिशन ही सोचे इकानमी को बेहतर करने के लिए। ये आखिरी साल इस तरीके से जो जितनी हलचल मची हुई है ना, इससे गैर यकीनी सूरत हाल को तक़वियत मिलती है। कभी मीडिया के खिलाफ ऑर्डिनेंस आ रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, इसको तोड़ के टोटल मुल्क की माशियत की तरफ तवज्जो दें तो बेहतर हो सकती है, जिस तरह के इक़दाम इमरान खान कर रहा है। सही खान साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने का। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।